Good evening. Welcome to this wonderful chapter India's 36. One more time. Question number 54. This was for your homework. क्या आप लोगों ने होमवर्क करने की कोशिश की? ठीक है. Let us read the question. जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया और अच्छी बात है. Parent acquires an 80% ownership interest in subsidiary for rupees 2,100 ऑन 1 अप्रैल. ये तो समझ में आ गया होगा. एक सब्सिडरी कंपनी में पेरेंट ने कितना स्टेक अक्वायर किया? 80%. क्या इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होगा? कितना होगा? 20%. और ये 2,100 ये है, ये क्या है? ये परचेस कंसिडरेशन है. तो एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे. ये परचेस कंसिडरेशन है, पीसी. ये 80% पेरेंट का स्टेक है. तो इनडायरेक्टली ये आपको बता रहा है कि एनसीआई का 20% स्टेक है. एट दैट डेट सब्सिडरीज नेट एसेट्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1500 और सब्सिडरी की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 1500. पेरेंट चूजेस टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज द प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडरीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट. तो ये मेथड जो है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड. इज इट राइट? तो एनसीआई को ओरिजिनल क्वेश्चन में कैसे मेजर किया गया है? प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट बेसिस पे. द एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश इनफ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लो फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स. तो यानी कि सब्सिडरी जो है वो सीजीयू है. सब्सिडरी इज ऑल्सो अ सीजीयू. एक पूरी होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडरी विल बिकम लाइक अ सीजीयू. जो लाइन सेंटेंस दिया वो सीजीयू का डेफिनेशन है. बिकॉज अदर सीजीयूज ऑफ पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ कॉम्बिनेशन. तो जब पेरेंट ने सब्सिडरी को अक्वायर किया तो जो दूसरे सीजीयूज थे, अदर सीजीयू, और भी सीजीयू होंगे ना, उनको भी बेनिफिट मिलेगा. आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द कॉम्बिनेशन. द गुडविल ऑफ ₹500 रिलेटेड टू दो सिनर्जीज हैव बीन अलोकेटेड टू अदर सीजीयू विद इन पेरेंट. तो टोटल गुडविल जो आएगी, अभी हमने गुडविल कैलकुलेट नहीं किया है. हमने गुडविल के बारे में क्या कहा है? गुडविल विल बी अलोकेटेड टू दो सीजीयूज विच विल बेनिफिट फ्रॉम दैट सिनर्जी. तो अदर्स को हम कितना गुडविल एलोकेट करेंगे? 500. और बाकी हम एलोकेट करेंगे सब्सिडरी को. बाकी गुडविल किसको एलोकेट होगा? सब्सिडरी को. तो पहले मुझे टोटल गुडविल निकालनी होगी और उसका ये वाला अमाउंट सब्सिडरी को एलोकेट हो जाएगा. ठीक है, 500 कम कर देंगे तो द रिमेनिंग विल बी एलोकेटेड टू सब्सिडरी. टोटल गुडविल का 500 अदर सीजीयूज को. इस पैराग्राफ को वापस पढ़ लो एक बार. Because other CGUs of the parent are expected to benefit from the synergies of the combination, goodwill of 500 has been allocated to other CGUs within the parent. अभी समझ में आई बात में? तो गुडविल सब्सिडरी को हम जितना बैलेंसिंग आएगा यहाँ पे वो अलोकेट करेंगे और हमारे लिए फिर वो वाली गुडविल इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है. ऑन मार्च 31, 20x2. ये ऊपर डेट देखना कितना है? 1 अप्रैल 2001 और ये है एंड ऑफ द ईयर. पेरेंट डिटरमाइंस दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू सब्सिडरी. ये रिकवरेबल अमाउंट किसका दिया हुआ है? सिर्फ सीजीयू सब्सिडरी का. इज ₹1,000. इज ₹1,000. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350. कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350. तो बाकी एसेट 1350 है. ऊपर की वर्किंग से हमें गुडविल मिलेगा. ऊपर की वर्किंग से हमें गुडविल मिलेगा. अगर हम प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम गुडविल को ग्रॉस अप करेंगे. और अगर हम फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं तो गुडविल को ग्रॉस अप नहीं करेंगे. उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस आएगा, उसको हम एनसीआई और पेरेंट में एलोकेट कर देंगे. बस उतना ही करना है.
allocate the impairment loss on 31st March. तो इस क्वेश्चन में पहले हम कुछ बेसिक नंबर समझ लेते हैं. क्या आपकी बुक में ये लिखा हुआ है या नहीं? अगर नहीं लिखा है और आपको लिखने की इच्छा है तो आप नोटबुक में लिख लो. ये वही लिखा हुआ है जो ऑलरेडी बुक में है. 1 अप्रैल 20x1 और इस कोने में लिखना 31 मार्च 20x2. 1 अप्रैल को कंसिडरेशन पे किया 2100. परसेंटेज होल्डिंग था 80%. परसेंटेज होल्डिंग कितना था? 80%. और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट उस दिन कितने थे? INA का मतलब है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट. आइडेंटिफाइबल नेट एसेट थे 1500. क्वेश्चन की पहली पैराग्राफ में आई थिंक सब दिया हुआ बराबर. उस दिन NCI कितना होगा? NCI विल बी 20% ऑफ 1500. अगर मैं प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट लूं, अगर मैं प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट लूं तो NCI कितना होगा? 300. तो फिर NCI होगा 300. तो गुडविल कितनी होगी? गुडविल कैसे निकालेंगे? कंसीडरेशन प्लस NCI माइनस नेट एसेट. कंसीडरेशन प्लस NCI माइनस कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट. तो 300 आ गया, 900 आ गया गुडविल. जिनको लिखना है वैसे बच्चे लिखेंगे 2100 प्लस 300 माइनस 1500. तो ये आपका गुडविल आ गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. हाँ, ब्रैकेट में लिख लो भले 2100 प्लस 300 माइनस 1500. उसके बाद लिखना आपको गुडविल अलोकेटेड टू अदर्स. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. गुडविल अदर्स को 500 अलोकेट हुआ है. गुडविल अदर्स को 500 अलोकेट हुआ है. इज इट राइट? गुडविल अलोकेटेड टू CGU सब्सिडरी. CGU सब्सिडरी, जो सब्सिडरी भी एक CGU ही है. बाकी दूसरों को फायदा मिला 500 का. तो CGU सब्सिडरी को कितने का गुडविल मिलेगा? 400. टोटल 900 गुडविल आया. उसमें से क्वेश्चन में लिखा है कि 500 का बेनिफिट अदर CGUs को मिला. तो इस सब्सिडरी को 400 गुडविल एलोकेट हुआ है. इस सब्सिडरी को 400 गुडविल एलोकेट हुआ है. तो इस क्वेश्चन में ये नया था. बाकी क्वेश्चन कल जैसा ही है. एक बार ये फिगर हमारे हाथ में लग गया 400 वाला, खेल खत्म. इज इट राइट? उसके बाद फिर जो हमने इसके पहले लेक्चर में किया था एग्जैक्टली वही फॉर्मेट करना है. 400 गुडविल इस CGU को अलोकेट किया है. एंड ऑफ द ईयर क्या दिया हुआ इन्होंने? एंड ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट दिया है 1350. एंड ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट 1350. रिकवरेबल अमाउंट दिया है. रिकवरेबल अमाउंट दिया, जरा देख के बताना. एंड ऑफ द ईयर रिकवरेबल अमाउंट बोलो जी. 1000 लास्ट के 2 लाइन में है. ठीक है. तो ये मैंने जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उसी को लिखा है. सिर्फ उसमें हमने गुडविल निकाली, NCI निकाला, गुडविल अलोकेटेड टू सब्सिडरी निकाल लिया. बाकी इंफॉर्मेशन तो दी हुई है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड पूछा है. बोलो हाँ. लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ और करना चाहता हूं. क्या? मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, फेयर वैल्यू से भी, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड से भी. कोई दिक्कत है आपको? क्या आप लोग रिबेलियस तो नहीं बन जाएंगे? आंदोलन तो नहीं करेंगे? जितना लिखा उतना ही पढ़ाओ, ज्यादा ज्ञान मत यहाँ पे बांटो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? हाँ. कल को मान लो इसी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने एक लाइन ऐड कर दिया, सॉल्व बाय फेयर वैल्यू मेथड ऑल्सो. तो आपको पता होना चाहिए. और उसी फिर आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए. राइट? और ये क्वेश्चन जब आप IND-AS 110 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये उसके एडजस्टमेंट का एक पार्ट होगा. सिर्फ फिर 16 मार्क के क्वेश्चन में ये एक एडजस्टमेंट होगा. और उस समय इम्पेयरमेंट कहाँ कहाँ भेजना है वो आपको आज पता चल रहा है. इज इट राइट? तो चलिए हमारा फेयर वैल्यू मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे लिखना एक्स्ट्रा ज्ञान.
एक्स्ट्रा ज्ञान का मतलब है क्वेश्चन के बाहर जाके कुछ और कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 1350, ठीक है। अगर आप गुडविल लिख रहे हैं तो गुडविल आएगी 400, फुल गुडविल 400 कैसे आई? 400 तो हमने एलोकेट किया, वो 400 जो एलोकेट किया वाला है, अभी आपने वर्किंग ग्राफ में बना है ना। हाँ हाँ, सब्सिडरी का 400 है ना, ठीक है। सब्सिडरी का 400 हमने निकाला ना अभी, एज कैलकुलेटेड अबव। थोड़ी देर के लिए आप इसको ले लो कि यही है, ठीक है, ज्यादा समझने के लिए। ये जो 400 यहां पे निकाला दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये पार्ट समझने के लिए, इसको हम सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में एनसीआई का फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी समझने के लिए मान लो फुल गुडविल 400 है। अब हम लिखेंगे टोटल 1750। इसको हम फुल गुडविल अगर माने तो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो कितना आ गया? 1750। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट 1000 है। फेयर वैल्यू मेथड इजी होता है, याद रखना। यहां पे आपको ग्रॉसिंग अप नहीं करना है, नोट में लिखवाया हुआ, बुक में भी, और कल डिक्टेट भी करवाया गया था। तो रिकवरेबल अमाउंट 1000 है, विथ गुडविल 1750 कैरिंग अमाउंट है। प्यारे बच्चों, क्या एसेट इंपेयर हुआ है? क्या सीजीयू इंपेयर हुआ है? कितना? 750। तो पहले किसको गोली मारेंगे? गुडविल। कितना? 400। तो गुडविल को हम पूरा 400 ये अलोकेट कर देंगे। अभी भी थोड़ा हमारे पास बच गया है 350, तो 350 अदर एसेट्स को अलोकेट होगा। अब ये जो गुडविल आपने 400 यहाँ पे राइट ऑफ किया है, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यहां तक इस स्टैंडर्ड का काम है। इंडेक्स 110 जब हम करेंगे कुछ दिनों बाद, तो वहां पर यही क्वेश्चन आएगा। और ये जो गुडविल है, फेयर वैल्यू मेथड में हम अलोकेट करेंगे दो लोगों के बीच। किन दोनों के बीच? एनसीआई और पेरेंट के बीच। तो नीचे लिखा है पॉइंट नंबर जी, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी एलोकेटेड टू। एनसीआई को मिलेगा उसका हिस्सा, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू मेथड यूज किया है। फेयर वैल्यू में एनसीआई का भी हिस्सा होता है गुडविल में, फेयर वैल्यू में एनसीआई का भी हिस्सा होता है गुडविल में। तो एनसीआई को भी गुडविल का इंपेयरमेंट झेलना पड़ेगा 80, और बाकी एंटिटी के सीपीएल में जाएगा। सीपीएल यानी सीपीएल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा लिख दो अगर डाउट हो तो, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 320 बस हो गया। फेयर वैल्यू मेथड में नॉर्मल तरीके से करना है। ये हमने एक्स्ट्रा सॉल्व किया। अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? केस 2 जो है वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। केस 2 क्या है? अज्यूम ₹300 इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। assume NCI of 300 is based on proportionate share in net asset. Right hand side rupees, carrying amount of the asset 1350 है। अब बताओ कि क्या हम गुडविल को ग्रॉस अप करेंगे? क्योंकि जो रिकवरेबल अमाउंट दिया रहता है वो पूरी एंटिटी के लिए होता है, और गुडविल जो हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करते हैं तो सिर्फ पेरेंट का होता है। तो उसमें हम उसको ग्रॉस अप करेंगे तो पूरी एंटिटी का यानी एनसीआई का भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखेगा गुडविल, पार्शियल गुडविल अब 400, गुडविल ग्रॉस अप करेंगे। तो 400 डिवाइड बाई 80% आएगा 500। देखना 500 आया। मतलब अगर आप सोचो कि ये 80% गुडविल सिर्फ पेरेंट का है, तो पेरेंट प्लस एनसीआई मिलाकर गुडविल कितना होगा? पेरेंट प्लस एनसीआई का गुडविल 500 होता। फिर अगर 80% वाले का 400 है तो 100% का 500 होगा। तो टोटल लिखना ए प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे 1850। इसको कंपेयर करना रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट यहां पर मैंने लिखा भी है ऑलवेज ऑफ फुल बिजनेस,
क्योंकि जब आप रिकवरेबल अमाउंट लिखते हो तो पूरे बिजनेस का है, और ये गुडविल सिर्फ पेरेंट का हिस्सा है, तो कंपैरिजन इसके साथ होना चाहिए 500 के साथ, न कि 400 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ 80% हिस्सा है, जबकि ये रिकवरेबल अमाउंट पूरे बिजनेस का है। ठीक है, इसलिए हम ग्रॉसिंग अप करते हैं। तो क्या इंपेयरमेंट लॉस होगा? कितना? 850। अलोकेटेड टू गुडविल, गुडविल को हम कितना अलोकेट करेंगे? 500। अलोकेटेड टू अदर एसेट्स, बी माइनस सी होना चाहिए, ये वाला सी माइनस डी माइनस सी। हाँ, डी माइनस सी। कभी कभी तुम भी सही बोल लेते हो, यहाँ ए की जगह डी लिखना था, डी माइनस सी कर दो। चलिए, अलोकेटेड टू अदर एसेट 350। अभी जो गुडविल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच में होगा? अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में दोनों में होगा, लेकिन अकाउंटिंग करते समय सिर्फ पेरेंट का। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी अलोकेटेड टू एनसीआई 100, एंटिटी सीपीएल। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कितना आ रहा है? 400। अब जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिर्फ 400 गुडविल राइट ऑफ करना है, सिर्फ 400। ये 100 तो है ही नहीं हमारे बुक्स में, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था। हमारी बुक्स में सिर्फ 400 है, तो 400 गुडविल राइट ऑफ होगा, और पेरेंट कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 400 से कम करेंगे। पेरेंट कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 400 से कम करेंगे। तो आपको मैं नोट भी लिखवा देता हूँ, वहाँ पे नीचे नोट की जगह है, एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट इस आंसर को सॉल्व करने का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो आईसीआई के मटेरियल में है वो फॉर्मेट। वैसे ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, बोलो ना हाँ। हाँ, तो नोट लिखना, केस 2 के लिए नोट लिखेंगे, एनसीआई शेयर ऑफ गुडविल is not recorded in the books. NCI share of goodwill is not recorded in the books, hence ignored. Hence ignored. NCI share of goodwill is not recorded in the books, hence ignored. फिर सेकेंड नोट लिखना वहीं पे उसके नीचे, only ₹400 impairment loss of goodwill. Only ₹400 impairment loss of goodwill will be adjusted in consolidated profit and loss, will be adjusted in consolidated profit and loss. Is it right? Will be adjusted in consolidated profit and loss. क्वेश्चन खत्म हो गया। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कई बार स्टूडेंट क्या पूछता है, बोलो ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर मान लो आप ये ग्रॉसअप नहीं करते, ये 1750 होता, ये 1000 होता, ये 750 होता, गुडविल को 400 अलोकेट करते, अदर एसेट्स को 350 करते, एनसीआई लिखते नहीं, पूरा गुडविल पेरेंट को कर देते, तब भी 400 ही आता। ऐसा सोचना गलत है, ऐसा सोचना गलत है। तो मैं नंबर चेंज करके दिखाऊंगा कि अगर मैं आपकी लॉजिक के हिसाब से जाऊंगा तो इस मेथड से हम नहीं जाएंगे, तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ पे नंबर्स ऐसे थे कि आप ग्रॉसिंग अप करो या ना करो, फिर भी आपको 400 का पेरेंट का शेयर आ रहा था गुडविल में इम्पेयरमेंट का। लेकिन अगर थोड़ा ये रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा दिया होता, थोड़ा रिकवरेबल अमाउंट अगर ज़्यादा दिया होता तो आपका मेथड काम नहीं करेगा, उसमें गलती हो जाएगी। तो हमने केस 3 बनाया है कि आपने लिखा वहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन जैसे आया है वैसे ही आता है तो आपको सिर्फ केस 2 लिखना है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू आ गया तो केस 1 लिखना है, और अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा रिकवरेबल अमाउंट वाला आ गया तो केस 3 लिखना है। तो ये सिर्फ आपको इसलिए हम करवा रहे हैं
ताकि आपको पता चले कि ग्रॉसिंग अप अनिवार्य है, जरूरी है। तो लेट अस बिगिन केस 3, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 1350, ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल 500, टोटल 1850। उसके बाद लिखना है रिकवरेबल अमाउंट बी माइनस सी 1750, इम्पेयरमेंट लॉस 100, एलोकेटेड टू गुडविल 100, राइट। इतना तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा। एलोकेटेड टू अदर एसेट नील, क्योंकि गुडविल ही अभी पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हुआ है, गुडविल ही सिर्फ 100 राइट ऑफ हुआ है, तो अदर एसेट्स में कुछ नहीं जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी एलोकेटेड टू एनसीआई 20% ऑफ 100, कितना, एन एंटिटी सीपीएल 80% ऑफ 100, इज इट 80? तो एक्चुअल में कौन सा अमाउंट राइट ऑफ होगा हमारी बुक्स में? सिर्फ 80 राइट ऑफ होगा। अब देखना, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ग्रॉस अप नहीं करते हैं, इफ वी वुड नॉट हैव डन ग्रॉसिंग अप, सिर्फ हम 400 लिखते हैं, जैसा कभी कभी स्टूडेंट ने सजेशन दिया, तो 1750 आता, ये भी 1750 आता, तो आपका इम्पेयरमेंट तो होता ही नहीं, और जब इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो ये बाकी सारे कॉलम ब्लैंक रह जाते हैं। तो इस मेथड से आपका 0 इम्पेयरमेंट आ रहा है, और इस मेथड से आपका 80 इम्पेयरमेंट आ रहा है। अब देखना है कि सही कौन है। तो सही ये है, क्योंकि यहां पर ये जो दो नंबर आप कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल है, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी बिजनेस का है, जबकि ये सिर्फ 80% ऑफ बिजनेस का है। वो जो 400 सिर्फ 80% रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये 500 पूरा 100% बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सेकेंड मेथड ज़्यादा सही है। और अगर आप अपनी लॉजिक से चलेंगे तो कभी अगर ये रिकवरेबल अमाउंट काफ़ी हाई हुआ तो हो सकता है आपको इम्पेयरमेंट दिखे ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा इम्पेयरमेंट नहीं हुआ, जबकि इम्पेयरमेंट है, ठीक है, जबकि इम्पेयरमेंट है। तो हम नीचे नोट लिखेंगे, नोट लिखने से कभी डाउट हुआ तो आपका क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ओनली ₹80 इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, only ₹80 impairment loss of goodwill will be adjusted in CPL, will be adjusted in CPL. Only ₹80 impairment loss of goodwill will be adjusted in CPL. लिखा? If grossing up of goodwill would not have been done, ये मैं आपके ज्ञान के लिए लिख रहा हूं, अगर मैंने ग्रॉसिंग अप नहीं किया होता, इफ ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल वुड नॉट हैव बीन डन, अब ये सब नोट आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो मैकेनिकली सॉल्व करके निकल लेते हैं। देयर वुड हैव बीन नो इम्पेयरमेंट लॉस, देयर वुड हैव बीन नो इम्पेयरमेंट लॉस। अगर हमने ग्रॉसिंग अप नहीं किया होता तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस 0 आता। और तीसरी बात, एक बार मैं तीसरी बार आपको रिमाइंडर दे दूं, क्या रिमाइंडर है? ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन एनसीआई इज बेस्ड ऑन, ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन एनसीआई इज बेस्ड ऑन proportionate share in net asset, based on proportionate share in net asset, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। कुछ समझ में आया छोटा मोटा? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना? ठीक है, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और जब हम इसके बाद और 2 क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करने का यही फायदा है, बार बार कि क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे सेल्फ प्रैक्टिस का था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई जाए। पहले इरादा तो सिर्फ 3 प्रैक्टिस करवाने का था, एक बोनस, 80 मार्क्स इज बोनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 बुक से ही पढ़ना होगा।
A Limited acquires 80% of share in B Limited for 3,200. At the date of acquisition, B Limited's identifiable net asset is 3,000. A Limited elects to measure, underline, ये आपके आंसर को अफेक्ट करेगा, elects to measure NCI at proportionate share of net identifiable asset. ठीक है, तो इस बार आपको ग्रॉस अप करना होगा. इट रिकॉग्नाइजेस, अब देखिए कितनी दयालु इंस्टीट्यूट है, परचेज कंसिडरेशन 3,200, एनसीआई भी उन्होंने 600 दे रखा है. और 600 कैसे आया? 3,000 इंटू 20%, टोटल 3,800, लेट नेट एसेट 3,000, गुडविल 800. एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक साल बाद, कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू 2,700 एक्सक्लूडिंग गुडविल. तो एसेट्स की कैरिंग अमाउंट एक साल बाद कितनी है? 2,700. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बी लिमिटेड एसेट इज, दो केस है वहां पे, जैसे मैंने पिछली बार आपको दो केस करवाया था, इस बार उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में दो केस दे दिए हैं. 2,000, 2,800. कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई इन बोथ केसेस. क्या ये भी होमवर्क था? हाँ, क्या किया? सिर्फ रीड किया. अब निकाल लीजिए नोटबुक. नोटबुक केस 1, क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेट करके दिया हुआ है. अगर एग्जाम में गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दिया होता तो पहले ये फर्स्ट वाला जो टेबल क्वेश्चन में बना हुआ है, आप वो टेबल बना के गुडविल निकालेंगे. इज इट राइट? तो ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए आना चाहिए. केस 1 लिखेंगे, आर ए इज इक्वल टू 2,000 इन 1,000 रुपीज. ठीक है, 2,000 ब्रैकेट में 1,000 लिखना हो तो ऐसे लिखना चाहिए, 2,000 1,000, राइट हैंड साइड रुपीज इन 1,000. तो हम अपने फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे और आप पाएंगे कि हमारा आंसर उनके साथ मैच होगा, बट उनका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है. कोई बात नहीं, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप उसको कभी भी किसी फॉर्मेट में डाल सकते हो. फॉर्मेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. तो बोलिए शुरुआत कहां से होगी? परचेस कंसिडरेशन से. नालायक, ऑलरेडी बुक में परचेस कंसिडरेशन एनसीआई लेस नेट एसेट गुडविल दिया हुआ है. तो क्या हमें गुडविल निकालना है? नहीं, गुडविल ऑलरेडी निकल चुका है. तो हम कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, कैरिंग अमाउंट. और जिस दिन आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है उस दिन की कैरिंग अमाउंट लेंगे 2,700. स्टार्ट वाला कैरिंग अमाउंट नहीं, वो तो गुडविल निकालने के लिए था. इम्पेयरमेंट वाले दिन कैरिंग अमाउंट 2,700 है, उसमें गुडविल, पार्शियल गुडविल 800 है. तो गुडविल ग्रॉसअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80% रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो गुडविल है सिर्फ पेरेंट का गुडविल रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको ग्रॉसअप करो, 80% इज द पेरेंट शेयर. तो ग्रॉसअप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000. इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करती है, इसमें नीचे लिखती है एड एनसीआई शेयर 200, टोटल 1,000. तो बात तो वही है ना, कैसे भी लिखो. इसमें मतलब आप समझ गए, एनसीआई का 200 होना चाहिए था, लेकिन एनसीआई को हमने प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट में किया है, इसलिए वो दिखता नहीं है बुक्स में. टोटल ए प्लस सी लिखेंगे. ये हो गया पूरा 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 पूरा. और जो रिकवरेबल अमाउंट दिया वो हमेशा पूरे बिजनेस का है. पॉइंट नंबर ई, रिकवरेबल अमाउंट ऑलवेज ऑफ फुल बिजनेस. तो ये केस 1 में 2,000, केस 1 में 2,000. बस चंद क्वेश्चन बचे हैं दूर. अब हम 2,000 लिखा सबने. इम्पेयरमेंट लॉस हुआ या नहीं हुआ? हुआ है. कितना? 1,700. उसमें गुडविल को हम कितना एलोकेट करेंगे? 1,000. गुडविल को एलोकेट करेंगे 1,000. ये 1,000 गुडविल को एलोकेट करेंगे. एलोकेटेड टू अदर एसेट्स, एलोकेटेड टू अदर एसेट्स 700. तो नॉर्मली अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं हो तो इतना ही हो जाता है, लेकिन जब वो पूछेंगे कि गुडविल इंपेयरमेंट कितना कितना एलोकेट करेंगे तो हमें 2 लाइन और लिखनी पड़ती है. इज इट राइट?
Impairment of goodwill will be allocated to. Impairment of goodwill will be allocated to. पहले लिखना NCI 20% of 1000, ये 1000 है गुडविल इम्पेयरमेंट, और NCI का शेयर 20% है, तो ये हो गया 200। उसके बाद लिखना एंटिटीज कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, एंटिटीज कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट 1000 इंटू 80%, 1000 इंटू 80%, बोलो जी 800। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा फिगर राइट ऑफ होगा? 800। नीचे नोट लिखना, नोट लिखने से बार बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नोट, NCI share of goodwill is not recorded in the books. NCI share of goodwill is not recorded in the books, hence ignored, hence ignored. Then next लिखना only rupees 800, only rupees 800 impairment loss of goodwill, only rupees 800 impairment loss of goodwill will be adjusted in consolidated profit and loss, will be adjusted in consolidated profit and loss. ठीक है, तो पहले वाले आंसर के लिए इतना नोट काफी है। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक केस 2 भी दिया हुआ है, जब उन्होंने आरे बहुत हायर अमाउंट दिया है, और इससे आपको समझ में आता है कि क्यों ग्रॉसिंग अप रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेट अस राइट केस 2। केस 2, रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 2800, रुपीज 2800 ब्रैकेट में 1000, फिर राइट हैंड साइड रुपीज इन 1000, राइट हैंड साइड रुपीज इन 1000, राइट हैंड साइड रुपीज इन 1000, राइट हैंड साइड रुपीज इन 1000। पॉइंट नंबर ए, carrying amount of asset 2700, carrying amount of asset 2700, add goodwill grossing up, कितना था? वही 1000, गुडविल ग्रॉसिंग अप के बाद 1000, बोलो हाँ। टोटल A प्लस बी, टोटल A प्लस बी, बोलो जी 3700, क्या सही है? रिकवरेबल अमाउंट, इस बार रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में चेंज किया गया था, कितना था? 2800 है। तो क्या पहले चेक करना इंपेयरमेंट हुआ या नहीं? कितने का? 900, इंपेयरमेंट लॉस 900। C माइनस डी कर देना, C माइनस डी। इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, पहले गुडविल को एलोकेट करेंगे, कितना? पूरा, गुडविल 9000 है ना ग्रॉसअप करने के बाद, तो पूरे का पूरा चला जाएगा गुडविल की तरफ, एंड एलोकेटेड टू अदर एसेट नील। गुडविल हमको पहले 1000 राइट ऑफ करना, उसके बाद ही अदर एसेट्स पे जाएंगे। तो अदर एसेट्स में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर लिखना इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल विल बी एलोकेटेड टू। जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और ये क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो उस केस में पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक स्टेटमेंट बना के कि एनसीआई को कितना एलोकेट होना चाहिए था। 180, ये नोशनल है क्योंकि एनसीआई का गुडविल हमारी बुक्स में है ही नहीं। पेरेंट को जाएगा 720, सीपीएल यानी कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट 720, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट 720। इज इट राइट? इज इट राइट? नोट लिखना चाहते हैं क्या? वही 3 नोट वापस लिखना आपको। नोट, ओनली रुपीज 720 इम्पेयरमेंट लॉस, ओनली रुपीज 720 इम्पेयरमेंट लॉस
will be adjusted in CPL, will be adjusted in CPL, will be adjusted in CPL. Second note लिखना, grossing up of goodwill is required, grossing up of goodwill is required only when NCI is based on proportionate share in net asset. हो गया? Any query on these three questions till now? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 55. ये भी बहुत सारे MTP, RTP, स्टडी मटेरियल एग्जाम में देखा जाता है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो. ये इंस्टीट्यूट के बहुत सारे पब्लिकेशंस में ये क्वेश्चन दिखता है. रेडी, स्टडी, गो. सन लिमिटेड दिखा क्या? सन लिमिटेड is an entity with various subsidiaries. The entity closes its books of account every year on 31st March. On 1st July 20x1, Sun Limited acquired an 80% interest in Pluto Limited. तो वापस वही क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 जुलाई 2001 दिया हुआ है, 80% इंटरेस्ट प्लूटो लिमिटेड में अक्वायर किया गया है. डिटेल्स ऑफ द एक्विजिशन. तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंसिडरेशन निकालने का एक अलग एफर्ट लगाना है, जैसा हमने एक पहले क्वेश्चन में किया था. सन लिमिटेड अक्वायर्ड 800,000 शेयर इन प्लूटो बाय इशूइंग 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 अक्वायर्ड. तो 2/5 इंटू 800,000 इंटू उसको हम 80% से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेक 80% ही है. तो ये इतने शेयर हमने अक्वायर किए हैं, 800 का 80%, और बदले में हम देंगे 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अक्वायर्ड. तो ये आपको यहाँ तक की गणित समझ में आ गई. द फेयर वैल्यू ऑफ सन लिमिटेड शेयर वॉज 4 रुपीज, तो इंटू 4. ये हो गया कंसिडरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. एंड द फेयर वैल्यू ऑफ प्लूटो शेयर वॉज 1.40 पर शेयर. ये आएगा एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालने के लिए. अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर करना पड़ा तो बोलो हाँ. तो डायरेक्टली क्या दिया है? 1 मिनट. सन लिमिटेड अक्वायर्ड 8 लाख शेयर्स इन प्लूटो. हाँ तो ठीक है, इसको 80 नहीं करना. हाँ तुम्हारी बात से मैं तवज्जो रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 लाख शेयर हमने जो अक्वायर किया उतना दिया हुआ है, कंपनी का शेयर 8 लाख नहीं है. तो डोंट वरी, तुम सही करो. एस लिमिटेड अक्वायर्ड 8 लाख शेयर, यानी उसकी टोटल शेयर 10 लाख होगी. टोटल शेयर 10 लाख होगी. चलो ठीक है, हम इसको सुधार लेंगे. तो यहां तक समझ में आ गया. 800 इंटू 2/5 इंटू 4, ये हो गया कंसिडरेशन पेड इन कैश. 80% से मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 8 लाख अक्वायर किया है, वो लिखा हुआ है. कॉस्ट ऑफ इशू वॉज 5% पर शेयर. अब यहां पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एडजस्टमेंट है बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, बीकॉम का. तो बीकॉम में आप पढ़ेंगे कि ये जाएगा P&L अकाउंट में. इशू एक्सपेंसेस को हम परचेस कंसिडरेशन में ऐड नहीं करते हैं. तो ये क्वेश्चन 2-3 चैप्टर का मिश्रण है. इंड एस 103, इंड एस 110 और 36. उसी तरह एक और लिखा हुआ है, सन लिमिटेड इनकर्ड फर्दर लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन. ये भी P&L अकाउंट लिखो. ये सब ऑल दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट. इसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट एज पर इंड एस 103 आर चार्ज टू P&L अकाउंट.
तो अभी इंड एस 103 आने वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है। फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑन 1 जुलाई, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है, उस दिन का नेट एसेट दिया हुआ आपको यहाँ पे, वर मेजर्ड एट 1.3 मिलियन। तो ये आपके गुडविल निकालने के काम आएगा। सन लिमिटेड इनिशियली मेजर्ड द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ये देखो, तो इसके लिए जो 1 रुपया 40 पैसा पर शेयर दिया हुआ है ये काम आएगा। तो मुझे बताओ इस कंपनी में सब्सिडरी में कितने टोटल शेयर हैं? 10 लाख। 10 लाख का 20%, 2 लाख। 2 लाख इंटू 1.40, 280, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, 280। और ये 280 कैसे आया? 2 लाख शेयर्स इंटू 1.40। मैं आपको करके दिखाऊंगा अलग से नोट में। फिर लिखा नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लूटो वाज रिक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2002 एंड 31 मार्च 2003। 2 साल बिल्कुल आराम से चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट था ही नहीं, आराम से अच्छा खासा जीवन चल रहा था। फिर प्लूटो लिमिटेड कंप्राइजेस ऑफ 3 कैश जनरेटिंग यूनिट। तो पहले इतने बड़े पैराग्राफ से आपको क्या मिलने वाला है? गुडविल, परचेस कंसिडरेशन, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ठीक है, तो वो सब निकल जाएगा। अब उन्होंने कहा कि इसके पास 3 CGUs हैं। When Pluto Limited was acquired, directors of Sun Limited estimated that goodwill arising on acquisition will be allocated to the 3 units on 2:2:1 basis। तो ये जो प्लूटो आपने अक्वायर किया इसमें 3 CGU हैं ABC, जो गुडविल आएगी उसको हम तीनों में 2:2:1 एलोकेट कर देंगे। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इन दिस CGUs एंड द रिकवरेबल अमाउंट आर एज फॉलोज। अब ये क्वेश्चन बन गया बहुत इजी। हमने CGU का इम्पेयरमेंट सीखा है ना, तो CGU की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, गुडविल 2:2:1 में एलोकेट करेंगे, ये भी दिया हुआ है। तो ये है इनकी कैरिंग अमाउंट 600, रिकवरेबल 750, 550, 650, 450, 400 रिक्वायर्ड। लेकिन हमें गुडविल एलोकेट करने के बाद चेक करना होगा कि इंपेयरमेंट हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। कंप्यूट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लूटो लिमिटेड। एक तो पहले आपको गुडविल निकालनी होगी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 20x4 फॉलोइंग द इम्पेयरमेंट रिव्यू। तो गुडविल निकाल लेना आपको। दूसरा एक और क्वेश्चन है, कंप्यूट द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू, आइडेंटिफाइंग हाउ मच विल बी एलोकेटेड टू एनसीआई ऑफ द प्लूटो लिमिटेड। तो यहां पर उन्होंने इंड एस 110 का भी एक क्वेश्चन डाल दिया है। अगर ये प्रॉब्लम कंसोलिडेशन में आया तो लास्ट वाला जो कैलकुलेशन होगा वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनसीआई और पेरेंट को एलोकेट होगा। एनसीआई और पेरेंट दोनों को एलोकेट क्यों होगा? क्योंकि, बोलो ना, क्योंकि एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में गुडविल दोनों को एलोकेट होगा। दूसरा, क्या हम गुडविल को ग्रॉसअप करेंगे? क्या हम गुडविल को ग्रॉसअप करेंगे? नहीं, बिकॉज जब एनसीआई को हम फेयर वैल्यू पे लेंगे, दिस इज कॉल्ड फुल गुडविल। तो जो फर्म का जो गुडविल आ रहा है उसमें एनसीआई का भी हिस्सा आ रहा है। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो एनसीआई को भी उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आप जैसे ज्ञानी लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज गुडविल इन दिस क्वेश्चन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बताने की कोशिश करें। 2,60,000। एनीबडी फॉर 2,60,000? एनीबडी फॉर 2,60,000? पहले 3 पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें आंसर मिल जाएगा। क्या अपनी बुक में लिखेंगे या नोटबुक में लिखेंगे? बुक में लिख दें, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द एक्विजिशन डेट। यहां पर एक 3 वर्ड और ऐड करना, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या ऑन द एक्विजिशन डेट।
और बाद में फिर हम 3 साल के बाद जब इम्पेयरमेंट हो जाएगा उसके बाद गुडविल क्या होगी वो निकालेंगे। तो पहले मेरा क्वेश्चन है कंसिडरेशन पेड कितना था, रुपीज इन 1000 लिख दो यहाँ पे क्योंकि बाकी फिगर नीचे रुपीज इन 1000 है, ठीक है। तो 800,000, नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख हो तो उसको हम क्या बोलेंगे 800,000। एक बच्चा पूछ रहा है 800 क्या, 800 मतलब 8 लाख शेयर, फिगर्स इन 1000 है ना। ये 2/5 क्या है, शेयर एक्सचेंज रेशियो। ये 4 रुपीज क्या है, परचेज कंसिडरेशन पर शेयर है, ये फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ सन लिमिटेड है वो, बराबर। तो टोटल आ रहा है 1280। अब इसमें हम ऐड करेंगे एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट फेयर वैल्यू। तो पहले पूरी कंपनी का टोटल शेयर निकालेंगे, 800 डिवाइड बाई 80%, तो ये आ गया 10 लाख शेयर। हम 1000 में लिख रहे हैं इसलिए 3 0 कम दिख रहा है। 10 लाख शेयर का 20% हो गया 2 लाख, इंटू फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ सब्सिडरी 1.40। इज इट 1.40? तो आंसर आ रहा है कितना 280। लिखना टोटल ए प्लस बी 1560। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट क्वेश्चन के थर्ड एरो के सामने दिया हुआ है। इज इट 1.3 मिलियन? तो 1000 में उसको लिखना हो तो 1300। सबको पता है ना 1.3 मिलियन को थाउजेंड्स में लिखेंगे तो 1300, नहीं तो पता चला इसमें ही शहीद हो गए। गुडविल, कम ऑन, गुडविल 260। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये प्योरली इंड एस 103 का एक क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क के लिए। यहाँ पे नीचे नोट लिखना था मुझे, देखता हूँ नोट लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट लिखो। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट। वहां लिखा हुआ है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट, वही है। गुडविल इज नॉट इम्पेयर्ड फॉर 2 years, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लिखा 2 साल शांतिपूर्वक अच्छे बीते हैं, अच्छे दिन चल रहे थे, फिर अचानक हाँ बुरे दिन आ गए। तो जब बुरे दिन आएंगे इंडिकेशन मिलेगा तो क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, और अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम आता है तो इम्पेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करेंगे। पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, और जो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनसीआई और पेरेंट में अलोकेट करेंगे, क्योंकि एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। बस बात खत्म। तो चलिए मेरे साथ साथ राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स ABC कैरिंग अमाउंट। क्वेश्चन में देखना कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है एक छोटे से टेबल में। A के सामने लिखा है 600, B के सामने 550, C के सामने 450, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पहले गुडविल एलोकेट करना है 2:1 के रेशियो में। इसको यहाँ पे 2:1 कर दो। कुछ टाइपिंग एरर हो गया तो मुझे माफ कर देना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है। हाँ 104 52, बहुत ही सही जवाब। टोटल A प्लस B करना जल्दी जल्दी। 704 654 502, वेरी गुड। अब रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन की लास्ट टेबल से ले लो, लास्ट कॉलम। 740 दिया हुआ है, 650 400, सारा खेल नंबर का है। क्या ये पहला CGU-A इम्पेयर हुआ है? नहीं, तो नील लिखेंगे। क्या CGU नंबर B इम्पेयर हुआ है? मात्र 4000 से, और C 102। तो अब हम इसको एलोकेट कैसे करें? पहले गुडविल को, उसके बाद जरूरत पड़ी तो एसेट को, ठीक है। तो पॉइंट नंबर F लिखना, एलोकेटेड टू 1 गुडविल। तो पहले केस में तो ऑलरेडी नील है तो डैश कर दो। ये पूरे का पूरा जो 4 है ये गुडविल में एलोकेट कर सकते हैं 4,
ये 102 पूरा गुडविल में एलोकेट नहीं करेंगे, बेचारा गुडविल है ही 52, तो जिसका खुद का वजन 52 और 102 किलो वाले को अपने ऊपर कैसे सवार होने देगा, है कि नहीं? कितना सवार करे उसके ऊपर, और बाकी वजन कहाँ ढकेलेंगे? अदर्स पे। तो नीचे लिखना अदर एसेट 0 0, यहाँ पे कितना आया? 50। ये 0 समझ में आया क्या? तो अगर मान लो क्वेश्चन में एनसीआई वगैरह नहीं दिया होता तो हमारा आंसर यहाँ आ जाता, लेकिन अगर एनसीआई भी निकालना है कि एनसीआई को कितना अलोकेट होगा तो 2 लाइन और ऐड कर दीजिए। गुडविल इम्पेयरमेंट अलोकेटेड टू एनसीआई 20% है जी। 11.2 कहाँ? पहले 0.80 बोलो ना, फिर 11 पॉइंट, फिर 10.4। अच्छा आप टोटल बता रहे थे, ठीक है, टोटल हम नीचे लिखेंगे। पहले कॉलम बाय कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। एंटिटी सीपीएल 0, 3.2, ये कितना है? 52 का 80% करना, ये गुडविल इतना अलोकेट हुआ है ना गुडविल। अब हम गुडविल को 2 लोगों में बांट रहे हैं, समझे क्या? गुडविल 2 लोगों में बढ़ रहा है ना, तो ये इतना इतना बढ़ गया। और आपको पूछा जाए कि एनसीआई को टोटल कितना अलोकेट होगा तो इसका टोटल कर देंगे, पेरेंट को कितना टोटल अलोकेट होगा तो इसका टोटल कर देंगे। इज इट राइट? सो नेक्स्ट लिखना नीचे लाइन में एनसीआई शेयर इन गुडविल इम्पेयरमेंट। नीचे लाइन में मैंने लिखा है, अमाउंट आपके लिए छोड़ रखा था 0.80 प्लस 10.40, बोलो जी 11.2। नीचे टेबल के नीचे क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो पूछ रहा है कि एनसीआई को कितना एलोकेट होगा, ठीक है, और पेरेंट को कितना एलोकेट होगा, ये दोनों को ऐड करो 3.20 एंड 41.60, 44.80। इस तरह से टोटल गुडविल, ये टोटल कितना गुडविल इंपेयर हुआ है? 56। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। एनसीआई इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, बिकॉज एनसीआई इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। टोटल इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, एक और लाइन लिखना, टोटल इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, वो फिगर अलग से कहीं दिख नहीं रही है, 4 + 52, तो टोटल गुडविल कितनी इंपेयर हो गई? 56, वो भी लिख दो। और गुडविल स्टार्ट में कितना था? गुडविल 260 था ना, बस एक लाइन और लिख देना, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट, carrying amount of goodwill after impairment 260 minus 56, 260 minus 56। अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो गुडविल वहां पे 204 दिखेगा बैलेंस शीट में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है, और इससे बड़ा, ठीक है, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है। तो लगभग हमारा स्टैंडर्ड अब खत्म हो गया, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इंक्रीज इन रिकवरेबल अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम। इंक्रीज इन रिकवरेबल अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम। क्या रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ पासेज ऑफ टाइम की वजह से बढ़ सकता है? इमेजिन करो, देखिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यू इन यूज निकालने के लिए फ्यूचर के कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं, बोलो ना हाँ। मान लो ये एसेट है जिसके अगले 5 साल ये कैश फ्लो जनरेट होंगे, और हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो एट द रेट ऑफ 10% निकालते हैं, तो एक वैल्यू नहीं यहाँ आज यहाँ मिल जाएगी, हमें मिलेगी या नहीं? लेकिन सपोज 1 साल खत्म हो गया, 1 साल खत्म हो गया, तो जब मैं दूसरे साल ईयर 2 में जब वैल्यू इन यूज निकालूंगा, अब कितने साल बचे? 4, एक खत्म हो गया ना। और कौन कौन से कैश फ्लो बचे हैं? ये बचे हुए अभी भी मिलना,
अब अगर मैं डिस्काउंट करूंगा तो यहां जो फिगर आया था और यहां जो फिगर आया था वो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि इसको मैंने 2 साल के लिए डिस्काउंट किया था, लेकिन यहां पर जब मैं ईयर 2 में कैलकुलेट करूंगा तो 1 साल के लिए वो डिस्काउंट होगा। इसको मैंने यहां पर 3 साल के लिए डिस्काउंट किया था, तो यहां पर अब ये 2 साल के लिए डिस्काउंट होगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू हर एक फिगर बढ़ेगा, क्योंकि अब उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल कम लग रहा है। जितना लंबा डिस्काउंटिंग करेंगे उतना प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा। मन में डाउट हो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। वैसे मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन आएगा जहां हम ये करने वाले हैं, तो अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारा फ्यूचर एस्टीमेट ऑफ कैश फ्लो भी नहीं बदला है, हमारा फ्यूचर डिस्काउंट रेट भी नहीं बदला है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया। रिकवरेबल अमाउंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कम हो गए, तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। जैसे जैसे हम एक एक साल नजदीक जाएंगे मैच्योरिटी के, हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ते जाएगी, हमारी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ते जाएगी। जो लोग फाइनेंस पढ़कर आए हैं इंटर में, जैसे मान लो ये एक फिगर 500 रुपया है, ठीक है, उसको मैं आज 5 साल पहले डिस्काउंट करूंगा, तो जरा उठाओ कैलकुलेटर, आज इसकी वैल्यू कितनी होगी? 500 डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 5, 300 कुछ तो आएगा। ओके, लेकिन सपोज मैं यहां पर अगर उसकी वैल्यू निकालूं जब वो सिर्फ 4 साल बचा, अभी वो दूर 1 साल पार हो गया, तो सेम 500 की प्रेजेंट वैल्यू 341.51। अगर मैं 3 साल के बाद यहां निकालूं तो अब ये 3 साल बचा हुआ है और बढ़ेगा 375 हाँ, बस बस समझने के लिए इतना काफी है। तो ये नंबर अपने आप ही बढ़ रहा है, ये नंबर अपने आप बढ़ रहा है क्योंकि हम 1 साल मैच्योरिटी के नजदीक जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 10% आप इस पे ऐड करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, उठाना 310.40 प्लस 10% करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। वही है ना, 1 साल आपने कम डिस्काउंट किया, इसको आप 10% और ऐड करो प्लस 10% तो यहां पहुंच जाएंगे। और इसी तरह अगर और 10% 2 बार प्रेस करोगे तो 500 पे पहुंच जाओगे। दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो ये स्टैंडर्ड कहता है अगर सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से आपका रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हम इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं करेंगे, उसकी वजह से हम इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कैश फ्लो आज भी उतना ही एस्टिमेटेड है 500 जितना पहले था, हमारा डिस्काउंट रेट भी आज उतना ही जितना पहले था। तो ना तो कैश फ्लो बदला ना डिस्काउंट रेट बदला, सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से आपका रिकवरेबल अमाउंट बदल रहा है, तो उसके केस में इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गई? क्योंकि यहां तो कैश फ्लो भी नहीं बदला ना, 500 तो वही 500 है, 10% तो वही 10% है। तो इसलिए एक पहले नोट पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन है 56 एंड 57। An asset's value in use may become greater than the asset's carrying amount simply because the present value of the future cash flow increases as they become closer। अभी भी डाउट हो तो यहाँ देख लो, बच्चे क्वेरी पूछते सर ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई ये कोई मैजिक थोड़ी है, 5 साल का डिस्काउंट करेंगे तो 310 आएगा, 4 साल डिस्काउंट करेंगे तो 341 आएगा, वो वैल्यू तो 10-10% से बढ़ेगी ना। जैसे जैसे आप 5वें साल के करीब पहुंचोगे आपका वैल्यू 10-10% से बढ़ेगा। ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। However, the service potential of the asset has not increased। एसेट वही है, एसेट पहले भी 500 रुपया देने की प्रॉमिस कर रहा था उस पॉइंट पे, आज भी 500 ही देने की प्रॉमिस कर रहा उसी पॉइंट पे, तो एसेट का कुछ वैल्यू थोड़ी बढ़ा जिससे मैं उसके इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर दूं। देयरफॉर एन इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट रिवर्स्ड, अंडरलाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है,
कि अगर सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से रिकवरेबल अमाउंट बढ़ता है तो इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे, बिकॉज एसेट की सर्विस पोटेंशियल नहीं बदली है। एसेट पहले भी 500 दे रहा था, अभी भी 500 दे रहा है। रिकवरेबल अमाउंट कब बढ़ना चाहिए? जब या तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, उसका रेवेन्यू बढ़ गया, उसका कैश फ्लो बढ़ गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। यहां कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंटिंग है। इवन इफ द रिकवरेबल अमाउंट बिकम्स हाइयर देन द कैरिंग अमाउंट। और ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, पैरा 116 ऑफ इंड एस 36 कहता है। तो पैरा नंबर तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कर सके तो अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलें। तो एक एक्सेप्शन है कब हमें इंपेयरमेंट नहीं प्रोवाइड करना है, अगर द इंक्रीज इन रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम विदाउट चेंज इन द सर्विस पोटेंशियल ऑफ द एसेट, विदाउट चेंज इन एनी फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट। ठीक है। A Limited purchased a machine for 100 crore on 1st April 20X1. The machine has a useful life of 5 years. It has a nil residual value. A Limited adopts straight line method of depreciation for depreciating this machinery. इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। डेप्रीशिएशन का मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो हर साल 2020 ये मेरा सबसे फेवरेट ईयर रहा है, पता है क्या? 2020 आराम से घर में बैठे पूरा साल भर एंजॉय किया, ढेर सारा खाना खाया, ढेर सारा नेटफ्लिक्स पे मूवी देखे, अमेजन प्राइम पे देखे। ठीक है। टीवी में यहाँ तक रामायण महाभारत भी पूरा देख लिया, जय कृष्णा भी देख लिया। और क्या चाहिए जीवन में? हाँ, क्या करोगे पैसे का भाई? घर में बैठ के जब आराम करना ही है तो जैसे ये नेक्स्ट ईयर चालू हुआ पूरी मेहनत वापस बढ़ गई। तो इस एसेट से हमें अगले 4 साल क्या कैश फ्लो मिलने वाला है? ये 4 कैश फ्लो मिलने वाला है। तो इसको हम डिस्काउंट करेंगे 10% से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 70 करोड़। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। तो आप बोलेंगे तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो अगला क्वेश्चन 57 है वो इसी का कंटिन्यूएशन में आएगा, इसलिए पहले इसको करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो हमने किया था ना उसके समान है। आपको पहले वैल्यू न्यूज निकालनी है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। हायर ऑफ द टू लेंगे रिकवरेबल अमाउंट और 100 माइनस 20 करेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 80 कैरिंग अमाउंट भी आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साथ वैल्यू इन यूज ऑफ मशीनरी आपकी बुक में फॉर्मेट मैंने बना दिया है। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर अगर सब कुछ लिखते बैठेंगे एक एक लाइन नोट में तो और 2 दिन ज्यादा लग जाते हैं। तो मुझे जरा बताना ये प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? यहां पे सारे बच्चे चेक कर लो, अपने से चेक करना, कॉपी मत करना। 75.31 आ रहा है क्या? अगर एग्जाम में टाइम कम हो तो ये वाला कॉलम आप निकाल देना। डायरेक्टली 15 डिवाइड बाई 1.10 करेंगे। 30 डिवाइड बाई 1.10 2 बार इक्वल टू, और मेमोरी प्लस भी यूज करना, और जब चारों हो जाए तो मेमोरी रिकॉल करना। इससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा। अगर 10 साल का क्वेश्चन है तो काफी समय बच जाता है। फिर 10 साल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये तो आपका VIU यहाँ पे लिख दो, VIU वैसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ ही है, और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 70 करोड़ है, नीचे नोट में लिखा हुआ है। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? 75.31। हाइयर ऑफ द टू रिकवरेबल अमाउंट इज, क्यों नहीं बता? तुम बता दो। हाइयर क्यों? हाइयर बेनिफिट कंसिडर करते, वही तो पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि जब आपको 2 में से कोई एक डिसीजन लेना होगा, मैं इस पेन को यूज करूं या बेच दूं,
यूज करने पे ज्यादा कमाई है, बेचने पे कम है तो यूज करेंगे, बेचने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो बेचेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड मानता है। तो हम 75.31 लेंगे। उसकी कैरिंग अमाउंट निकालो नीचे, कैरिंग अमाउंट 80 करोड़। क्यों 80 करोड़? बिकॉज 200 नहीं है, 20 करोड़ का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ। क्या एसेट इंपेयर हुआ है? 80 माइनस 75.31, कितने से एसेट इंपेयर करेंगे? हाँ, तो आपका पहला आंसर था कि एसेट कितने से इंपेयर होगा, 4.69 करोड़ से इंपेयर हो जाएगा। तो उसकी कैरिंग अमाउंट 80 थी, 4.69 से अगर मैं इसको इंपेयर कर दूं तो अभी 75.31 हो जाएगा। और लाइफ कितनी बची है? 4 साल। कहाँ दादा, एक तो हो गया, एक कंप्लीट हो गया ना, तो 3 बचे हैं। तो अब आने वाले ईयर्स में एनुअल डेप्रीशिएशन क्या होगा? आने वाले ईयर्स में एनुअल डेप्रीशिएशन 75.31 डिवाइड बाई 3 25.10 या कुछ तो आएगा, बोलिए ना। हाँ राइट। तो 1 साल के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट अभी कितनी हो जाएगी? 1 साल के बाद इस एसेट की, और 1 साल के बाद 75.31 और अगले साल 25.10 डेप्रीशिएशन होगा, 50, हाँ करीब ये 50.21 इसका हो जाएगा 1 साल के बाद कैरिंग अमाउंट। कुछ बोलना चाहते थे? ठीक है। अब मैं जब रिकवरेबल अमाउंट वापस कंप्यूट करूंगा अगले साल तो देखना क्या होगा। अब सिर्फ ये 3 कैश फ्लो बचे हैं, मान लो हमारे एस्टिमेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जरा बताना कैलकुलेटर पे। सर कैसे करेंगे? प्लीज मेरे साथ साथ चलेंगे तो सब समझ में आएगा। पहले अपने कैलकुलेटर पे 30 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस, हो गया। 40 डिवाइड बाई 1.10 2 बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, 10 डिवाइड बाई 1.10 3 बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल। तो आपका वैल्यू 67 या कुछ तो आ रहा है। लेकिन क्या एंटिटी का फ्यूचर कैश फ्लो बदला? नहीं। क्या डिस्काउंट रेट बदला? नहीं। क्या सर्विस पोटेंशियल चेंज हुई? नहीं। तो ये जो आपका वैल्यू इन यूज बढ़ा, इसका कारण क्या था? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज यू आर नाउ क्लोजर बाय 1 ईयर। तो व्हेन यू आर क्लोजर बाय 1 ईयर, हर एक फिगर जो हमने यहाँ पर 4 साल 3 साल 2 साल और 1 साल का फैक्टर लिया था, वो 1-1 साल और नजदीक आ जाता है। इज इट राइट? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। 57, बस एक और सवाल मैं लूंगा। अज्यूमिंग इन द अबव एग्जाम्पल as on 31st March 20x3 there is no change in the estimated future cash flow and discount rate. Fair value less cost to sell is 40 करोड़। तो fair value less cost to sell आपको 40 करोड़ दिया है, लेकिन कैश फ्लो के एस्टिमेशन में और डिस्काउंट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी एसेट की जो कैपेबिलिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका फिर से VIU निकालना पड़ेगा। हाउ विल दिस बी डेल्ट विथ अंडर इंड AS 36? ओके, तो पहले यहां पर एक्चुअली ये जो आंसर है ना, यहां से चालू होता है। आंसर लिखो यहां पे, आंसर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। और गुड न्यूज क्या है कि ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ ही है, एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। गलती से यहाँ पर ये प्रिंट में आ गया। अब हमारे पास ये 3 कैश फ्लो बचे हैं और 3 साल बचे हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 1.10 कर देना, 40 डिवाइड बाई 1.10 2 बार इक्वल टू, 10 डिवाइड बाई 1.10 3 बार इक्वल टू। चेक करना ये फिगर सही है क्या? ये आपका वैल्यू इन यूज है सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है। और ये आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो वैल्यू इन यूज बढ़ गया यहां पे बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो ऐसे केस में
हम इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करेंगे। अब नीचे नोट पढ़ना और जिस भी फिगर पे डाउट हो मुझसे पूछना। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीन इज 67.84 करोड़, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये पैराग्राफ समझ में आया? कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी इज 60 करोड़ आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन एट ₹20 करोड़ पर एनम। क्या ये लाइन सही है? कैसे सही है? नहीं ना, हमने एसेट को एसेट की वैल्यू 80 थी, उसको 4.69 से इंपेयर किया था, 75.3 बनाया था ना। अब इसको हम 3 साल के ऊपर अपोर्शन करेंगे तो ये आपका आएगा 25.10। 3 साल या 4 साल? 4 साल बचे हैं ना, एसेट की लाइफ में 4 साल बचे हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, तो मैं आपको वहां पे उसको ठीक से लिखवा देता हूँ, ये कैलकुलेशन गलत है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी विल बी 75 पॉइंट कितना बोला आपने? 75.31 माइनस 75.31 डिवाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स 4। तीन कैसे? टोटल 5 साल है ना। 1 साल पहले वाले क्वेश्चन में हुआ, 1 साल इस क्वेश्चन में हुआ ना, तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, इस साल का भी करना है ना। टोटल 5 साल इस क्वेश्चन में। लाइफ देखो एसेट की कितनी है, 5 साल लिखा ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहां हमने 20 प्रोवाइड कर दिया था, तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 80 आई, उसमें हमने इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया तो वैल्यू आई 75.31। अब इस 75.31 को 4 सालों में और अपोर्शन करना है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल और ये 4 साल, तो 4 साल में अपोर्शन करना। हाँ, फाइनल आंसर बताना। 56.48, 56.48 ये आपका सही जवाब होगा। इसको आप रेक्टिफाई कर लो। हमने क्या सीखा इतने दिनों में कि अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट चेंज होती है तो जो डेप्रीशिएशन है वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अपोर्शन होगा। तो टोटल एसेट की लाइफ 5 थी, 1 खत्म हो गई, 4 बची है, और उसका जो रिमेनिंग वैल्यू बचा है अभी, उसको हम इक्वली 4 साल में अपोर्शन करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपका आंसर आएगा 56.48 और इसका रिकवरेबल अमाउंट है 67.84, ऊपर लिखा हुआ है। यहां पर स्टूडेंट की बहुत इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, क्या कि इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, ये आपने पूरा काट दिया इसको, वो इंस्टीट्यूट की गलती है, ये क्वेश्चन उनके मटेरियल में ही था, आई रीचेक, लेकिन ये अपना आंसर सही है, डोंट वरी। तो मुझे बताओ कि क्या हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे? क्या हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे? नहीं, क्योंकि जो वैल्यू इन यूज बढ़ा है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट या पासेज ऑफ टाइम। सो देयरफॉर नीचे आप देखेंगे एक नोट लिखा हुआ है। क्या नोट है? एज पर इंड एस 36 impairment loss is not reversed just because of passage of time, sometimes called unwinding of discount, even if the recoverable amount of the asset is more than the carrying amount. तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे आपके एग्जाम में, आएंगे तो, और करीब 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है। और इंस्टीट्यूट का ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि पता चले स्टूडेंट ने आखिरी क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। इज इट राइट? तो हमने आपकी क्लास में 57 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस से भी करवाए हैं, है कि नहीं? और बाकी आज एक होमवर्क लिखना। सेल्फ प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको कर लेना, आपसे हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हैं जो ऑलरेडी हमारी क्लास में हो चुके हैं, या तो क्वेश्चन में फिगर्स डिफरेंट है या उनका नाम गलत डिफरेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस चैप्टर में
अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 4.69 शुड नॉट बी रिवर्स, वो तो आपकी बुक में लिखा हुआ ही है। अब एक आखिरी पैराग्राफ में आपको पढ़ता हूं, डिस्क्लोजर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार देख के जाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आजकल एग्जाम में डिस्क्लोजर इस चैप्टर पे तो नहीं पूछते, पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, पूछने के लिए इतने सारे 57 क्वेश्चन है, उसमें से पूछेंगे कि ये डिस्क्लोजर पैराग्राफ पूछेंगे। तो डिस्क्लोजर पैराग्राफ फिर भी हमें देख लेना चाहिए, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसमें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स आर इंपॉर्टेंट। इम्पेयरमेंट लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल, रिकॉग्नाइज इन P&L अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईच आइटम। जरा बताना ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इम्पेयरमेंट लॉस कब जाता है? जब कोई एसेट प्रीवियसली रिवैल्यूड अपवर्ड हुआ हो, तो उस केस में हम इम्पेयरमेंट लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवर, इसलिए यहां पे लिखा है दिस डिस्क्लोजर शैल ऑल्सो बी गिवन फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर एंटिटीज दैट रिपोर्ट सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो सेगमेंट रिपोर्ट में भी देना है। कौन सा स्टैंडर्ड सेगमेंट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करता है? इंड AS 108 इन द नोट्स टू अकाउंट, ये तो जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी बेसिकली P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। नोट्स में देना विथ रिगार्ड टू CGU अलोकेशन ऑफ गुडविल, जो पिछले 5-6 क्वेश्चन में हम कर रहे थे। इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ एसेट, जिन एसेट की लाइफ इनफाइनाइट होती है, क्या हम उसको इंडिकेशन मिलने के बाद इम्पेयर टेस्टिंग करते हैं या बगैर इंडिकेशन मिले भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं? बगैर इंडिकेशन मिले भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। सही जवाब। Assumptions involved in estimating recoverable amount, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट के कैलकुलेशन में बहुत सारा एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल वैल्यू न्यूज, अगले 5 साल क्या कैश फ्लो होंगे, वो आपने कैसे एस्टिमेट किया है, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। मेथोडोलॉजी यूज टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू आपने कैसे निकाली है, उसके लिए इंड AS 113 का आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इनपुट कौन सा यूज किया है? क्या आपने कोई टेक्निक यूज की, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक? एनी गुडविल और इनटेंजिबल विथ इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ एलोकेटेड टू मल्टीपल CGU, जैसे अभी हमने एक एलोकेट किया था ना क्वेश्चन, जस्ट 2 क्वेश्चन पहले सन लिमिटेड वाला, उसमें हमने एक गुडविल को 3 CGU में एलोकेट किया था, वो डिस्क्लोज करेंगे। मेजर चेंजेस इन इंड AS 36 जो हमारा करंट स्टैंडर्ड है, और इसका IFRS में इसका काउंटर पार्ट का नाम है IAS 36। आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है बहुत सारे स्टैंडर्ड में? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से। हमारा जो स्टैंडर्ड इंड AS 36 है वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे मेजर होगा, जबकि IAS 36 या उसका जो काउंटर पार्ट है IAS 40, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 2 मेथड से मेजरमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल, बस उतना ही डिफरेंस है। एक होमवर्क और लिखना आज, मेजर डिफरेंस बिटवीन इंड AS 36 एंड AS 28, ठीक है। अभी AS 28 तो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये IPCC में था ना इंटरमीडिएट में था, फाइनल में तो है ही ना इंड AS 36। तुम भी ना ऐसे लग रहा है कि नींद में झोंके में बोल रहे हैं। IPCC में भी नहीं था और इंटरमीडिएट में भी नहीं था, तो इंड AS 28 से आपकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि ये दोनों स्टैंडर्ड लगभग सेम है, इंड AS 36 और इंड AS और AS 28। कहीं कहीं छोटे मोटे डिफरेंस है तो उसको इग्नोर भी कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस चैप्टर इज ओवर।